Which of the following orders are correct as per the properties mentioned against each other? So first is acidic strength. Let me tell you one particular thing. It's carbon, silicon, okay. Then it's nitrogen, phosphorus, As, okay. Then it's oxygen, sulfur. Okay, fine. That's great. Now, let me tell you one thing. Acidic strength of the oxide increases from left to right. Acidic strength of non-metal oxides increases from left to right in periodic table. Left to right in periodic table. I think this is what you actually know. Non-metal oxides are acidic in nature. और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट इन पीरियडिक टेबल मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और उनका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता है. बट दिस एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड I'll say acidic strength of the non-metal oxide decreases down the group. Decreases down the group basically due to increase in the size of central atom. Therefore, the acidic strength of the oxide will be as given over here SO2, P2O3, SiO2, As2O3. ये देखो ये सल्फर है, ये हमारा फॉस्फोरस है, ये सिलिकॉन है एंड इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. सबसे लास्ट हमारा As2O3 होगा. So this is the true statement. Now let's move ahead and talk about the enthalpy of vaporization basically. Talking about the enthalpy of vaporization, what you need to talk about, क्या होती है enthalpy of vaporization? It is the amount of heat needed to vaporize a specific amount of liquid at a constant temperature. I repeat myself, enthalpy of vaporization is the amount of heat. It is the amount of heat needed to vaporize a specific amount of a liquid at a constant temperature. So, enthalpy of vaporization increases with molecular mass. मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगी, मैं यहाँ बोलना भी चाहूँगी, ठीक है. I just also want to talk about one particular thing over here, and that is कि enthalpy of vaporization increases with molecular mass. Okay, enthalpy of vaporization increases with molecular mass. Fine, but ammonia has higher enthalpy of vaporization. EOV is enthalpy of vaporization. Why? Due to hydrogen bonding. Remember this particular thing. Okay? Yes or no? Now dipole forces. यहाँ पर मैंने क्या बोला? Enthalpy of vaporization increase करती है with increase in the molecular mass. Molecular mass. अब मॉलिकुलर मास वाला फंडा अमोनिया के केस में काम नहीं चला बिकॉज वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ओके, बट मॉलिकुलर मास वाला फंडा यहाँ पर काम जरूर करेगा. AsH3 का मॉलिकुलर मास इज मोर इन कंपैरिजन टू देन PH3. तो भाई जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास उतना ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. येस और नो? सो इन अ वे वन थिंग वी कैन से कि डाइपोल फोर्सेस आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इन AsH3, तो इसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सबसे ज़्यादा है. सो ये हमारा एक तरह से फॉल्स स्टेटमेंट हो गया है. ठीक है. नाउ मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. भाई ये तो आप सभी को पता है, इसमें तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चा जानता है इस चीज़ को. तो इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन हैज़ द मोस्ट. तो ये ऑर्डर होना चाहिए. ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका? ये देखो, क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन सल्फर एंड देन ऑक्सीजन. ये होना चाहिए ऑर्डर ना. क्यों ऐसा क्यों है भाई, मैं बताती हूँ आपको. क्लोरीन हैज़ द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन जो है, इट बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप. बट
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सभी को पता है फ्लोरीन का साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से रिपल्शन ज़्यादा होता है। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता। फ्लोरीन का साइज छोटा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगी अगर वो एक और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू जो है it is lesser than chlorine. The same funda applies for सल्फर एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। सो ये भी हमारी एक तरह से फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है। टॉकिंग अबाउट ऑप्शन नंबर डी, थर्मल स्टेबिलिटी पूछी है, तो भाई थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स, चलिए सो मैं ये कहना चाहूँगी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 decreases down the group as bond length of hydrides increases down the group due to increase in the size of atoms down the group. I think you got my particular point. थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है हाइड्राइड्स की इंक्रीज करेगी क्योंकि साइज ऑफ द एटम डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। सो ये जो हमारा थर्मल स्टेबिलिटी वाला सीन है, तो H2O की सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी फॉलोड बाय H2S, देन H2SC, देन H2TE। सो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। पहली वाली स्टेटमेंट भी ट्रू थी। सो 1 and 4 आर द राइट आंसर टू द क्वेश्चन मेंशन्ड ओवर हियर।